animals. All the living creatures are having they are sharing certain common features like nutrition, respiration, excretion, reproduction, control and coordination. On the basis of their or these characters we classify all the objects as living and non-living. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको लिविंग और नॉन लिविंग फीचर्स के नॉन लिविंग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो इट इज शेयरिंग सम कॉमन फीचर्स. देयर बॉडी डिजाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. Whether plants or animal, the functional unit present in living organism is cell. What is cell? इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हम अलग अलग फ्लोर बनाते हैं. फ्लोर में बहुत सारे रूम्स होते हैं. अगर हम एक रूम की बात करें तो उस रूम में 4 दीवारें होती है, 4 वॉल्स होती है और उस वॉल में भी बहुत सारी ब्रिक्स इस तरह से ईंटें जमी हुई होती है. तो एक पर्टिकुलर रूम की एक दीवार की एक लाइन बनाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट आती है दैट इज ब्रिक. एक ईंट से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मकान हो, बिल्डिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उसकी शुरुआत होती है. तो यहाँ जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो काम एक सिंगल ब्रिक का होता है, एक ईंट का होता है, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन करने के लिए जो इनिशियल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है. हमारी बॉडी में छोटी से छोटी चीज़ जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, जिसका खुद का एक स्ट्रक्चर है, जो खुद एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज सेल. ये सेल अपने कंपोजिशन के आधार पर, अपने फंक्शन के आधार पर ग्रुप होकर के एक जैसा फंक्शन करती है, एक जैसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है और तब वो बन जाती है टिश्यू. देन इट फॉर्म्स टिश्यू. तो टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है. अब क्या होता है कि बहुत सारे टिश्यूज एक ही काम करते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू. जितने भी नर्वस टिश्यू होंगे वो सब मिलकर के एक ही काम करेंगे, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. अगर हम दूसरा टिश्यू लेते हैं ब्लड, एक ही काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी. इसी तरह से बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के जब एक काम करते हैं तो दे मेक अनदर हायरार्ची दैट इज ऑर्गन. अब जब सारे ऑर्गन्स एक ही काम कर रहे हैं, they are involved in a particular physiology of a particular function, then they form organ system. तब वो बनाते हैं organ system. organ system मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमारे माउथ है, नोस्ट्रल है, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. बट दे आर परफॉर्मिंग ओनली वन पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. चाहे ऑक्सीजन आ रही है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, लेकिन इन सारे ऑर्गन्स मिलकर के सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का. तो ये मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. इस तरह से जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तब बनता है हमारे पास में ऑर्गेनिज्म. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं. हर ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन, जैसे यहाँ पर हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, ईसोफेगस आया, देन स्टोमक आता है, देन लिवर आता है, देन इंटेस्टाइन. तो कहने का मतलब ये है कि मैनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम. हर ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और वो टिश्यू अपना अपना काम करते हैं और इनिशियली वो सेल से मिलकर के बनते हैं. तो सेल फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल की स्टडी अलग से की जाती है एंड दैट इज नोन एज साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट
प्लांट सेल के अंदर देखा था उन्होंने जो डेड सेल होती है उसको माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनीकॉम का मतलब हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेलुला नाम दिया, और स्टेन करने पर उसके अंदर एक डार्क कलर का स्पॉट था। तो सेल की जो बिगिनिंग थी वो रॉबर्ट हुक से ऐड हुई, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस ऐड अप होते गए, और वो इन्वेंशंस हमें सेल की डिस्कवरी, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जो अपने अपने काम में स्पेसिफाइड रहते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिस्कवरी ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। We will look about certain important discoveries which were discussed in cell biology. The first term or very important name related to discovery of cell is Robert Hooke in the year 1665. Robert Hooke, while studying a thin section of dead bottle cork, जो डेड बार्क होती है उसकी स्टडी करते वक्त, वो भी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में जब वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने हनी फॉर्म पैटर्न देखा इस तरह। और ये जो हनी फॉर्म पैटर्न था, इसे इन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया, दैट इज सेल्यूल। The name given to this honeycomb structure is cell. Later on, these cellulae were named as cell. In some places, it is also said or described about these cellulae in the book Microphagia. The next discovery was made by Antony von Leeuwenhoek. He made the important discovery related to living cell. Dead cells were first of all discovered by Robert Hooke, and the living cell was first of all studied by Antony von Leeuwenhoek. He observed very tiny living structures like bacteria, RBC. He studied living cells like bacteria, RBC, etc. And he called them as tiny animalcules. He called them as tiny animal cube. The third discovery was made by Robert Brown. Robert Brown in the year 1831 discovered dense spherical oval shaped nucleus in the epidermal cell of orchid roots. He discovered nucleus that is oval or oval shaped in orchid roots. After that, in the year 1838 to 39, two German scientists, Matthew Sheldon and Theodor Schwann, formulated cell theory independently, in which they described that cell is the basic structure. They gave cell theory in which they described that cell is the basic structural and functional unit of life, and the new cell derives from a pre-existing cell. After that, in 1781, Fontana discovered nucleus in the skin of eelfish. Fontana discovered in eelfish. He discovered nucleolus. In the year 1837 to 1840, Purkinje, a scientist, discovered jelly-like substance which was further later on named as protoplasm. There is a difference between cytoplasm and protoplasm. In the cell, we see nucleus. This nucleus contains nucleoplasm. इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा जो लिक्विड यहाँ पर होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट प्रोटोप्लाज्म।
इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी पुरकिंजे ने। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, उन्होंने हमें डेड सेल के बारे में बताया। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने हमें लिविंग सेल के बारे में बताया। देन रॉबर्ट ब्राउन, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर न्यूक्लियस। शील्डन एंड श्वान, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन फॉन्टेना, उन्होंने हमें न्यूक्लियोलस के बारे में बताया जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये स्ट्रक्चर उन्होंने ईल फिश की स्किन की सेल्स में देखी थी। उसके बाद पुरकिंजे, उन्होंने हमें बताया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के हमारे पास में एक नया टर्म आता है एंड दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। E. Haeckel in 1865 coined the term plastid. The next credit for chloroplast goes to Schimper. In 1883, he discovered or gave the term chloroplast. In 1888, Waldeyer coined the term chromosomes. Chromosomes are found in nucleus, and they are the hereditary vehicle, and the term was coined by Walter. Benda is responsible for giving the name mitochondria. Previously they were known as bioflast, discovered by Altman. Later on, the term mitochondria, which we used as cell organelle, was coined by Benda. Camillo Golgi is responsible for discovery of Golgi body. He discovered it in the nerve cell of owl. Then Porter is responsible for discovery and naming of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Christian D. Douay in 1952 played an important role in discovery of lysosomes. Lysosomes are also known as suicidal bag. Palade is responsible for discovery and isolation of ribosomes. Robertson in 1959 gave the concept of unit membrane. Unit membrane means he gave the structure of plasma membrane, that it is made of plasma, protein, lipid and protein. It behaves like a unit membrane, and it was given by Robertson. A very important name, which is Max Knoll and Ernest Rusk in 1932 discovered about electron microscope, because of which all these discoveries are possible. These are some of the important discoveries of cell organelle which are useful to us.